नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चाबहार पे चर्चा हो रही है। मैं कोशिश करता हूं जिस पे ज़्यादा पंचायत हो रही है उस पर वीडियो ना बनाऊं, पर जब ये देख रहा हूं कि सब जगह चीज़ें छूट रही हैं, ज़रूरी पहलू चाबहार के छूट रहे हैं और ऐसे पहलू छूट रहे हैं जो इस देश के लिए बेहद खतरनाक हैं, तो अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि उस पर चर्चा की जाए और आपको बताया जाए। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि हमने कुछ डॉलर, कुछ हजार डॉलर, कुछ हजार करोड़ रुपए ईरान में खर्च कर दिए, उसके बाद डर के मारे हम वापस आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, वो ग्वादर पोर्ट बन गया था चीन वाला, उसके सामने तो ये पिटी गया था। कल एक साहब एक चैनल पे बैठ के लपेटे जा रहे थे कि ग्वादर पोर्ट वाला जो है अब तो इतना आगे निकल गया है, ये वो तमाम सारी बातें। पर ये मामला सिर्फ थोड़े से आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है। ये मामला मोदी जी के ट्रंप के चरणों में गिर जाने का मामला तो है, लेकिन वो भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला होते हुए भी अगर आप उसको रणनीति मान लो इनकी, तो भी एक बड़ा ग्लोबल चेंज, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा था जो वो बदल गया है, वो गड़बड़ हो गया है। चाबहार पोर्ट पूरी दुनिया का सबसे अहम डेवलपमेंट था। भारत उसका हिस्सा बन चुका था, बनने जा रहा नहीं था, बन चुका था। पोर्ट तैयार है। 6 महीने में ईरान को अपने हिस्से की रेल लाइन तैयार करके देनी है, जून तक उसकी भी तैयारी पूरी है। यानी ये जब चाबहार पोर्ट से आमद रफ्त शुरू होनी थी चीजों की, एंड उस समय पे मोदी जी फावड़ा गैती छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? ईरान के डर से, माफ कीजिए अमेरिका के डर से, ट्रंप के डर से। कैसे ट्रंप के सामने झुके, इतिहास समझते हैं। अमेरिका के डर से जिस चाबहार पोर्ट को आपने छोड़ दिया है मोदी जी, ये हिंदुस्तान की 50 साल की मेहनत का नतीजा था। हमारा मीडिया 2003 की 2 की अटल बिहारी वाजपेयी की गतिविधियों से चाबहार की बातचीत शुरू करता है, लेकिन चाबहार और ईरान से भारत के रिश्ते उससे कहीं पुराने हैं। सबसे पहले 1973 में ईरान के शाह ने चाबहार पोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। 83 में उसके बाद क्या हुआ, ईरान में क्रांति हो गई। 83 में इंदिरा गांधी ने फिर ईरान इराक युद्ध के दौरान चाबहार पोर्ट का फिर से एक शुभारंभ किया और उसका उद्घाटन हुआ। तब 90 के दशक में भारत, रूस, चीन और अफगानिस्तान को लेकर एक स्ट्रेटजिक संवाद शुरू हुआ। यानी पहली बार विचार आया कि इसमें अफगानिस्तान, रूस वगैरह को भी शामिल करके एक रणनीति बनाई जाए। मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी दुनिया के लिए कितना अहम प्रोजेक्ट था, जिसको मोदी जी ने पुष्पम समर्पयापि कर दिया। 90 के दशक में एच.डी. देवगौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल ने इसको धार चढ़ाई और ये माना गया कि पाकिस्तान को एक कोने में पटक के अगर हमको आगे जाना है तो ईरान के रास्ते से कुछ डेवलप करना पड़ेगा। और ये जो सिलसिला था कि हम जाएंगे ईरान समुंदर से, वहाँ से समंदर से, चाहे वो हम कांडला पोर्ट से जाएं, मुंबई से जाएं, और 80 किलोमीटर से जाके फिर वहाँ पे आप अपना सामान उतारो, उसको सड़क से या रेल से आगे भेज दो अफगानिस्तान तक और उससे आगे रूस तक। और रूस तक पहुँचने का मतलब ये है कि वो सामान धरती के उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में पहुँच गया और आपने दुनिया का सबसे छोटा मार्ग बना लिया। उस मार्ग को संचालित भारत करने वाला था, भारत। सोचिए, जो आज सुएज नहर की अहमियत है, वो अहमियत चाबहार पोर्ट की होने वाली थी। आगे हम समझेंगे इसको, लेकिन अभी मामला वहीं रखते हैं जहां पे हम चर्चा कर रहे थे। 2000 में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की परिकल्पना कागज पे आ गई और एक
संभावित मामला आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी थे और उसके बाद में भारत ने चाबहार को एक बड़ी रणनीति के तौर पे देखा। 2003 में एक सड़क रेल कनेक्टिविटी पर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई कि भाई कहां तक सड़क बनेगी, कहां तक हम रेल बनाएंगे। फिर 4 से 14 तक मामला ऐसे ही चलता रहा मनमोहन सिंह जी के टाइम में। 2015 में, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का मैं आपको कई बार कह चुका हूं, उनका थोड़ा सा प्रेम अमेरिका के प्रति ज्यादा था। आर्थिक नीतियां जो थी वो आपको पता है, सब कुछ पता है। खैर, मार्च 15 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के विकास के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। मोदी जी के टाइम में इसका पूरा कागज पत्रे पे साइन हो गया, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि चाबहार पोर्ट विकसित हो। क्यों चाहता था? क्योंकि इधर से ग्वादर से चीन के लिए वो पूरा खैबर पख्तूनवा होते हुए, बलूचिस्तान होते हुए सीधा रास्ता पाकिस्तान के अंदर से चीन बना रहा है, वहीं अरब सागर में, और उसके बगल में ही चाबहार पोर्ट बन रहा था। तो ये अरब सागर वाला जो बनता, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनता, यानी चीन के कंट्रोल में रहता। तो रास्ता तो बन रहा था लेकिन चीन के कंट्रोल वाला था और चीन केंद्रित था। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो बेसिकली पाकिस्तान में रहेगा और उसके बाद चीन में चला जाएगा। रूस वाला जो मामला ये बहुत आगे जाने वाला है। सिर्फ रूस नहीं जाएगा, ये इसको यहां से जाना है, यहां से अफगानिस्तान जाना है, उसके बाद जो रूस के पुराने हिस्से थे, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, जितने भी रूस से निकले थे वो, उन सब से होते हुए ये आगे जाएगा रूस में, और रूस में जाने के बाद वहां से यूरोप चला जाएगा। मैंने अभी आपको पिछले दिनों बताया था कि बैरन स्ट्रेट वाला जो मामला है, मतलब रूस और चीन और रूस ने क्या किया कि व्यापार का एक नया तरीका पता किया। ऐसे समझ लीजिए ये दो रूस और चीन है, ये वाला मान लीजिए। पहले ये होता था कि यहां से जब जाते थे तो नीचे जाते थे, नीचे जाके स्वेज नहर से घूम के हिंद महासागर से होते हुए ये जाते थे, अपना सामान आता था। फिर वहां पर हूती और तमाम सारा तनाव शुरू हुआ तो इन्होंने और लंबा अफ्रीका का चक्कर लगाना शुरू किया। इस तरह से सामान आता था। अब उस सामान को और फास्ट लाने के लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, रूस और चीन ने कहा कि सामान को नीचे से लाने के बजाय ऊपर से लेके जाएंगे। ऊपर से लेके जाते थे, रूस के ऊपर से जाना है इनको, जो नया प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट में यहां पे वेरन स्टेट आता है, इधर अमेरिका, इधर रूस, बीच में एक कोई 60 किलोमीटर का एक रास्ता है पतला सा। बर्फ जमी रहती है वहां पे। रूस ने कहा बर्फ हम परमाणु पनडुब्बियों से तोड़ देंगे, तो वो इसके ऊपर से घूम के यहां पे आ रहा है चाइना। लेकिन ये रास्ता भी 3 गुना बड़ा होने वाला है भारत के इस रास्ते से, जिसको मोदी जी ने डंप कर दिया करीब करीब। ये रास्ता ईरान से सीधा चीन को एक तरफ रखते हुए, अफगानिस्तान को एक तरफ रखते हुए, माफ कीजिए पाकिस्तान को एक तरफ रखते हुए, सीधा यहां से अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से आगे निकल जाएगा। यानी ये करीब, अगर मैं डाटा मेरे पास जो है मैं बता देता हूं आपको, ये जो चाबहार वाला जो रूट है इसको कहा गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जून तक ये तैयार हो जानी थी वहां पर रेल लाइन। ये पोर्ट तैयार है और प्रतीकात्मक तौर पे इस पोर्ट पे सामान आ जा चुका है कई बार। यानी ये पोर्ट तैयार है। कुछ लोग कह रहे थे अधूरा छोड़ दिया, ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट तो तैयार है, वहां तो आवाजाही शुरू हो गई है। माफ कीजिएगा, वो तैयार नहीं है। ग्वादर पोर्ट से चीन माल नहीं जा रहा है, बीच में कॉरिडोर रुका हुआ है कई जगहों पे, उसमें बड़ी सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी बलूचिस्तान के अनरेस्ट की समस्या है। अभी वहां की रेल लाइनों में दिक्कत है, इसलिए ग्वादर पोर्ट में बहुत देरी है। ये पोर्ट 6 महीने के अंदर चालू हो जाने वाला था। ये वो पोर्ट है जिसमें यूरोप के लोग भी आ सकते थे, पूरी दुनिया के लोग आ सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे छोटा पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट चीन और पाकिस्तान के अलावा किसी काम का नहीं। तो जो माल की सप्लाई वहां से, यहां तक कि चीन से माल भी अगर जाना हो यूरोप तो वो भी ग्वादर पोर्ट से माल सप्लाई कर सकते थे। ग्वादर पोर्ट पे उतारा और बगल में चाबहार पे चला गया, या ग्वादर पोर्ट से जहाज जैसे भी करके और निकल जाए। तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कैस्पियन सी से होकर जो जाएगा, ये और बैरन
वाला जो ऊपर से आ रहा है और तीसरा सुएज कैनाल वाला, इन तीनों की हम करें तुलना तो ये केवल 7,200 किलोमीटर है जो चाबहार पोर्ट से बन रहा था, और दूसरा 12 से 14,000 किलोमीटर, छोटा वाला ऊपर से निकाला था वो 12 से 14,000 किलोमीटर है, और जो सुएज कैनाल से आता है वो 11,600 किलोमीटर है। और ये 12 से 14,000 किलोमीटर तब है जब पूरा यहां आ जाए तो, वरना ये भी उसके मुकाबले आप सोचिए कि कहां 7,000 कहां 14,000 किलोमीटर। जो हमारे इससे टाइमिंग होने वाली थी वो 20 से 50 दिन होने वाली थी, सुएज के मुकाबले 20 से 50 दिन ज्यादा, मतलब कम लगने वाले थे हमको, और मतलब हम 20 से 50 दिन फास्ट थे सुएज नहर वाले रूट के मुकाबले। और ये जो इनका वाला रूट था वो 10 से 18 दिन फास्ट था। अगर देखा जाए तो कम से कम 30 दिन का गैप है, 30 दिन जल्दी पहुंच जाएगा माल अगर हमारे वाले रास्ते चाबहार से जाता तो, और अगर उनके वाले से जाओगे तो और अंतर है। बहरहाल कार्गो फोकस देखा जाए तो हमारा जो है वो सस्ता पड़ता है। तो अगर आप देखें तो एक तरह से ये जो हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे ये प्रोजेक्ट फायदे का सौदा था। अब आपको एक शॉकिंग, बहुत झटका देने वाली न्यूज देता हूं जिससे आपको मोदी जी के ऊपर बहुत सारा शक हो जाएगा। अगस्त में ईरान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा पे आया था, और पाकिस्तान की यात्रा में आने पे उसने पाकिस्तान को यह प्रपोजल रखा कि ग्वादर तो आप डेवलप कर रहे हो, हमारे चाबहार में भी आ जाओ। क्यों रखा? क्योंकि मोदी जी के रवैये के कारण। रवैया क्या था, फिर से टाइमलाइन पे चलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट को तो अभी टाइम लगने वाला था वगैरह वगैरह, उन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 अक्टूबर में अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप इस चाबहार पोर्ट से भेज चुके हैं ईरान के जरिए। तब जब अमेरिका चूं चपड़ कर रहा था, ये पाकिस्तान चूं चपड़ कर रहा था कि हम मदद नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वहां भूखमरी की स्थिति थी अमेरिका के कारण। और ये पहला एक मौका था जब हमको ये पता चलने वाला था कि भाई हमने पोर्ट हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान आज के जमाने में हमारी सबसे तो दुश्मनी चल रही है। एक तो अफगानिस्तान है जो हमारा पक्का दोस्त बना हुआ है इस समय, पाकिस्तान से आपको पता ही है, चीन से आपको पता ही है, बांग्लादेश से पता ही है, श्रीलंका से पता ही है। उस अफगानिस्तान से संपर्क रखना है तो पाकिस्तान के जरिए रखना पड़ेगा। ये ऐसा रास्ता था जिससे आप अफगानिस्तान से सीधे डायरेक्ट संपर्क रख सकते थे, सीधा रास्ता। उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, गेहूं की खेप भेजी तो बहुत तारीफ हुई, और दिसंबर 17 में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। वहां पे भी जो उद्घाटन प्रिय व्यक्ति हैं वो गए, चाहे वो सड़क का उद्घाटन हो, हाईवे का हो, सुरंग का हो, टनल का हो। खैर 2018 में इस पोर्ट का चलाने का जो जिम्मा था वो बाकायदा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने संभाल लिया, और 19 से ये पहली बार कोई विदेशी पोर्ट भारत संभाल रहा था। इसके बाद आ गया कोविड और अमेरिका के लग गए ईरान पर प्रतिबंध, अफगानिस्तान में अस्थिरता आ गई, और इसी के कारण तो जैसा मैंने बताया 2019 आया, काम पड़ गया ढीला। फिर दोबारा से इसमें एक और रायता हुआ। रायता यह हुआ कि प्रतिबंध लग गए ईरान पे, हम लोग छोड़ छाड़ के भाग आए जल्दी से। आप सोचिए, ईरान का तेल खरीदना हमने झट से बंद कर दिया जैसे इन्होंने कहा। हम गैस पाइपलाइन डाल रहे थे ईरान से, भाग गए। और तब जब चीन ने उनसे खरीदना शुरू कर दिया तेल ईरान का, ऐतिहासिक गलती थी, डरे हम, चाबहार छोड़ के आए, ऐतिहासिक गलती थी। फिर किसी तरह से ईरान को अमेरिका को यह समझाया गया भाई कि चीन तो बना रहा है कॉरिडोर, तुम्हारे पास भी कुछ होने चाहिए, तो तुम एक काम करो, भारत वाला काम करने दो इसको, क्योंकि ये एक पैरेलल होगा चीन का। तो 2018 में एक सैंक्शन वेवर दे दिया, यानी क्योंकि ईरान पे जो सैंक्शन लगे हुए थे
प्रतिबंध लगे हुए थे उसके अंदर से एक छूट दे दी कि कोई बात नहीं, भारत को अब हम छूट देते कि तुम यहाँ पे इस पर काम करना शुरू कर दो। और ये एक तरीका था कि मध्य एशिया से वहाँ कनेक्टिविटी बन जाएगी वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, उसके बाद काम चालू हो गया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार है, 6 महीने में हमारी रेल लाइन बन जाती है आगे। तो अब ये रिवोक कर दिया फिर से सितंबर 25 में, जो छूट दी गई थी उसको वापस ले लिया। अब दोबारा से मैक्सिमम प्रेशर वाले मोड में अमेरिका आ गया। अभी एक बयान आया है इस प्रदर्शनों के बीच में खामनेई का कि ये जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका करा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दुष्ट है, राक्षस है, और वो चाबहार के पास में अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। किसके सिर पे? ईरान के सिर पे, ताकि ईरान को काबू करो। वहां सैनिक अड्डा बनने का मतलब ये कि पाकिस्तान को भी काबू करेगा वो, और फिर भारत को भी करेगा, क्योंकि सब पास पास में हैं। तो जो भी है स्थिति वो ये है कि अब ये जो फिर ये एक प्रतिबंध लगा था, मैंने जैसा बताया 29 सितंबर को, उसके बाद में 30 अक्टूबर को, 1 महीने बाद, भारत ने कहा भाई 6 महीने के लिए आपको छूट दे दो, यानी 6 महीने की राहत और दे दो, और उसमें प्रोजेक्ट में भाग लेके किसी तरह से इसको ठीक करने की कोशिश की। 30 अक्टूबर को 6 महीने खत्म हो गए। 26 अप्रैल 2026 को, 30 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच में ये जो मियाद थी 6 महीने की, ये खत्म हो गई। और अब हालत ये है कि भारत ने फिर से उसको विड्रॉ कर लिया, जैसे ईरान के साथ में तनाव हुआ, और उन्होंने ये टैरिफ लगाया कि भैया जो भी अब सामान इनसे खरीदेगा उसे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा, जो भी डील करा ईरान से। ना भैया हम भाग रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। और ये फिर भाग के आ गए। तो आपने भाग के क्या छोड़ा? आपने दुनिया का सबसे पावरफुल रूट जो बनने वाला था, ट्रेड रूट, उसको छोड़ दिया, जो सीधे ऐसे केवल 7000 किलोमीटर चलता सरल दिशा में और समुद्र तक माल पहुंचा देता रूस का, अफगानिस्तान का, और इतने सारे वहां पे लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी जिनके आसपास समुद्र है ही नहीं, जो कजाकिस्तान और ये सारे देश हैं। इन सब देशों को समुद्र की पहुंच मिल जाती, इनका ट्रेड इंटरनेशनल शुरू हो जाता, बगैर किसी के भरोसे गए। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक खौफ, डर, कमजोरी, समर्पण, सरेंडर, नरेंद्र के कारण खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि सारा मामला आप समझ गए होंगे, और आप जान पाए होंगे कि ये समस्या छोटी नहीं थी, जिसको हम बहुत छोटी समझ के देख रहे थे। ये मामला सिर्फ सरेंडर का नहीं था, ये भारत के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत जो आ गई थी, इसको सरेंडर करने का है। और अगर आप उस बयान पे जाएं जब ईरान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान अगर चाबहार डेवलप करने चला जाता है तो आपका उस पूरे हिस्से से संपर्क टूट जाएगा। आपको फिर रूस के लिए जाना है तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, आपको अफगानिस्तान से मतलब रखना है तो पाकिस्तान के बगैर फिर नहीं रख पाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।